रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इकनॉमिक्स 401 काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है और काफ़ी टफ़ टाइम भी देता है। स्टेटमेंट बच्चे को आती भी होती है लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ये हो क्या रहा है। तो आज मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है ना वो बता दूंगा। आपने वो लाजमी करने हैं, बाकी करें या ना करें लेकिन वो टॉपिक्स ज़रूर करें। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी ना करें, बाकी भी करें लेकिन जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ ना ये मस्ट कीजिएगा, इनमें से पेपर आता है। ठीक है, तो आज का ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। और ये जो वीडियो है आज की, ये फाइनल टर्म के हवाले से है, मिड टर्म के हवाले से नहीं है। हमारा जो फाइनल टर्म का सिलेबस है वो 19 से स्टार्ट हुआ था। 19 से 45 लेक्चर तक हमने जाना है। तो जो जो इम्पोर्टेंट्स होंगे इसमें, पॉइंट्स, जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी वो मैं आपको आज बता दूंगा। आपने उनको फॉलो अप कर लेना है। ठीक है, और बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर 19 जो है ना, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास एलोकेटिव एफिशिएंसी आती है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से एमसीक्यूज़ भी बनता है। एलोकेटिव एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, इसमें से एमसीक्यूज़ अब कैसे बनता है? आप कहते होंगे कि सर इसमें एमसीक्यूज़ कैसे बनेगा? पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट ये रिलेशन याद करने हैं। एम आर इज़ इक्वल टू एम सी होता है। ठीक है, और एम आर इज़ इक्वल टू ए आर इज़ इक्वल टू पी होता है। पी किसके इक्वल होता है? एम सी के होता है। ठीक है ना, और पी किसके इक्वल होता है? ये वाले जो पॉइंट्स है ना ये आपको लाजमी याद होने चाहिए, इनमें से एमसीक्यूज आता है। आगे आ जाता है जी मोनोपोली या मोनोपोली भी की कहते हैं। इसमें से डेफिनेशन आती है, वो आपने लाजमी करनी है। ठीक है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये जो पॉइंट्स हैं ये लाजमी कीजिएगा। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो ये है कि जी यहाँ पर है कि मोनोपोली की पावर क्या है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि जी जो मोनोपोली फर्म्स होती हैं उनकी पावर क्या होती है, वो क्या काम करती हैं, ये आपको इल्म होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास, अच्छा जी, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है जिसको मैं कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ इसको मैं, ये ग्राफ आपको लाजमी आना चाहिए। ये ग्राफ आपकी समझ में लाजमी हो कि ये ग्राफ आपने लाजमी करना। ठीक है, लिमिट प्राइसिंग वाला। उसके बाद आपके पास ये जो छोटे छोटे रिलेशन है ना, जैसे कि ए सी ई किसके इक्वल होता है, ए सी एम किसके इक्वल होता है, ये आपको पता होने चाहिए। बाकी ये वही चीज़ है जो हमने पीछे रिलेशन पढ़े थे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आपको आइडिया है कि जी बचपन से जब से पढ़ रहे हो, कई दफ़ा क्वेश्चन यही आता है कि जी डिफरेंस बिटवीन मोनोपलीज एंड समथिंग एल्स, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोपलीज फर्म्स, इस तरह करके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो पूछ सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपको जो रिलेशंस हैं यहाँ पर, और कोई इम्पोर्टेंट नहीं मुझे नज़र आया। हाँ, ये वाला जी, टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। अब इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो पेपर में आपसे ये पूछ सकता है कि जी ये फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, ये क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और इनके एग्जाम्पल भी आप हमें दें। तो ये आपने याद करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद जो ग्राफ्स है ना, ग्राफ्स, इनको आपने लाजमी रीड आउट करना है। ठीक है, और फार्मूलाज को लाजमी रीड करना है आपने, इनको छोड़ना नहीं है कि जी हमें ये समझ नहीं आ रही हम इनको छोड़ दें, ये नहीं छोड़ने हैं।
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, शॉर्ट में या लॉन्ग में आपको आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में डिफरेंस आपको पेपर में आ सकता है, ना आए तो एमसीक्यूज आ सकता है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ठीक है ना, ये आपने याद करके जाना है, शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर में आ जाए तो ओलिगोपोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन भी आता है। डिफरेंस आ जाता है जी, वो कहता है ओलिगोपोली पोली विद अदर मार्केट स्ट्रक्चर्स, तो ये डिफरेंस भी आ जाता है। कुछ टर्म्स होती हैं जो ज़ुबान पे नहीं आ रही होती हैं, तो ये उनमें से एक है, ठीक है, डिफरेंस भी आ सकता है। अच्छा जी, ये टाइप्स आप देख लीजिएगा, इतनी इम्पोर्टेंट हैं भी और नहीं भी हैं, क्योंकि इसमें हम ये कह नहीं सकते कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें हर लाइन जो है वो एक एमसीक्यूज़ है। मेरा मकसद सिर्फ आपको वो पॉइंट आउट करवाना है जो कि एमसीक्यूज़ आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट है। बाकी भी इम्पोर्टेंट है सारा, लेकिन ये लाजमी कीजिए। अच्छा जी, ये कर्टल जो है ना, ये आपने लाजमी करना है, ये एग्ज़ाम में आया था, कल के पेपर में ये आया है, कल 4:30 बजे। कल डेट थी 19 अगस्त 2023 और 4:30 बजे के पेपर में ये कर्टल भी आया था और ओलिगोपोली भी आया हुआ था। ठीक हो गया जी। ये कर्टल की डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, ये पॉइंट्स जो है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद जी आगे इसमें जो कोई, ये मैं स्किप नहीं कर रहा, इसका मकसद ये नहीं कि आप इसको स्किप कर दें, इसका मकसद सिर्फ ये है कि इसमें मुझे कोई फार्मूला नहीं नज़र आया तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया, ठीक है ना। ये नहीं समझना कि जी सर ने ये स्किप कर दिया तो इसको हम छोड़ ही दें, ऐसा नहीं करना है, आपने पढ़ना ज़रूर है। उसके बाद जनाबे वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसको आपने याद करना है। किनकिड डिमांड कर्व एक्सप्लेन द स्टिकनेस ऑफ द प्राइस ऑफ द ओलिगोपोलिस्ट मार्केट, ये कल के पेपर में 4:30 बजे के पेपर में सेकंड क्वेश्चन ये था और फर्स्ट क्वेश्चन वो ग्राफ था जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपने कंपटीशन जो है ना, नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन ये होता है कि प्रोडक्ट के लिहाज से कंपटीशन करना, ये नहीं कि जी प्राइस अप डाउन करके हमने मुकाबला कर रहे हैं, नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिहाज से ये नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स, मार्जिनल कॉस्ट, अच्छा जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये कॉन्सेप्ट भी आया हुआ था कल के पेपर में, ठीक है, ये आपने करना है। मेरिट गुड के ऊपर एक एमसीक्यूज आया हुआ था, ये टॉपिक आपने करना है। अच्छा जी, आगे आ जाता है, इनमें से मुझे कोई एमसीक्यूज नहीं आया देखा तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ना कीजिए। हाँ, ये वाला आया था, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर किसके इक्वल होता है जी, ये इक्वल होता है, ये फॉर्मूला आया था, एज इट इज़ ही फॉर्मूला आया हुआ था, तो लिहाजा ये आपने करना है। और ये नीचे रिलेशन भी याद रखना है, ठीक है ना, ये वाला जो रिलेशन है ये आपको याद होना चाहिए। रेंट के बारे में आपको आ सकता है कि व्हाट इज़ रेंट, रेंट क्या होता है, ठीक है। आगे एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिएगा खुद, एग्ज़ाम्पल लाजमी कीजिएगा, कल के एग्ज़ाम में 3 से 4 एग्ज़ाम्पल्स जो है ना वो आई हुई थी। और ये एक टेबल टाइप भी क्वेश्चन आया हुआ था, अगर वो मुझे मिला तो वो मैं आपको शेयर करूँगा। ओके ओके, आगे चलते हैं हम जी, लेक्चर नंबर 25 पे आ गए, इंट्रोडक्शन टू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये आपको आना चाहिए। और इनके दरमियान अगर कोई कर्व बनती है तो वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो पूछ सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसके बाद ये कैनीज एंड कैनीज थ्योरम था एक, इसी चैप्टर में आगे आएगा, वो आपको आना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है जी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्टिन्यूड। मार्केट्स आपको आनी चाहिए, लेबर मार्केट, लोनेबल फंड्स मार्केट, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ओके। नो, ये जो रिलेशंस है ना कैनन्स के व्यू के, ये आपने लाजमी करने हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व भी वो आपसे पूछ सकता है, और कल के पेपर में ये नहीं नहीं कल नहीं आया था ये। हाँ, ये पॉइंट आ सकता है, वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो क्यों स्लोप उसकी डाउनवर्ड होती है, ये कल आया भी था एमसीक्यू इसका। ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए कि इसका कर्व जो है वो वर्टिकल होता है, और क्लासिकल व्यू में किसका कर्व होता है, ये सप्लाई कर्व जो है, और ये कैनेंस का व्यू है उसमें सप्लाई कर्व है। उसके बाद ये वाला जो है, ये आपको याद होना चाहिए कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाती है तो कैनेंस का कर्व जो है वो अपवर्ड जाना शुरू हो जाता है, उससे पहले हॉरिजॉन्टल होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले। अच्छा, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स, ये आपको लाजमी आना चाहिए टॉपिक सारा, इसमें से कोई एक दो एमसीक्यूज बन सकते हैं, लिहाजा ये आपको लाजमी आना चाहिए। स्कूल ऑफ थॉट्स, आगे एक्सरसाइज आ गई है, थोड़ी सी स्पीड तेज़ करते हैं ताकि जल्दी जल्दी कवर हो जाए हमारा। अच्छा जी, उसके बाद ये एमसीक्यूज बनता है, ये आपने याद रखना है। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस, ये भी एमसीक्यूज है। उसके बाद डेप्रिसिएशन आपको पता होना चाहिए, जनरल नेशनल प्रोडक्ट, कल एक एमसीक्यूज आया था इसके ऊपर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ये याद रखना है। उसके बाद नेशनल इनकम हो गया, रियल जीडीपी, एमसीक्यूज, सॉरी, एंड नॉमिनल जीडीपी, इनमें डिफरेंस आया हुआ था शॉर्ट में। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है जी द परचेजिंग, नेक्स्ट लेक्चर। ये आपको रिलेशंस लाजमी याद होने चाहिए। सर्कुलर फ्लो के बारे में पूछ सकता है, क्या होता है इंजेक्शन एंड लीकेज या विथड्रॉल, इसके ऊपर कल 3 नंबर का एक क्वेश्चन बना हुआ था कि वो उसने कुछ चीज़ें दे दी थी और कहता था इनमें से इंजेक्शन कौन सी और विथड्रॉल कौन सी हैं, वो बताएं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जी, ये आपको याद होना चाहिए, ये रिलेशन जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। एस टी एम इज इक्वल टू आई प्लस एस प्लस टी प्लस एम, एस टी एम मैंने बोल दिया, इज इक्वल टू किसके होता है, आई प्लस जी प्लस एक्स। ठीक है ना, और ये इसका रिलेशन है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है कैनन्स के व्यू में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आया था कल। अच्छा, और ये जो आया था ना, ये तकरीबन 5 नंबर का क्वेश्चन था, उसने स्टेटमेंट दी हुई थी, उसने कहा था इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, सी भी दिया था, आई भी दिया था, जी भी दिया था, एक्स माइनस एम भी दिया हुआ था, वैल्यू दी थी। इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना मतलब वाई फाइंड आउट करना था। इसकी स्टेटमेंट में सी की वैल्यू में वाई भी आ रहा था। ठीक है ना, तो हमने क्या किया कि वाई को दूसरी तरफ ले जाकर कॉमन ले लिया, तो वाई अकेला निकाल के इस तरह करके इसको सॉल्व किया हुआ था। ओके, आगे चलते हैं जी।
आगे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको याद होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी है? एक है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, एक है नॉन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ये भी इन्वेस्टमेंट में आती है। एक है द डिमांड ऑफ फॉर प्रोसीजर्स, मतलब रॉ मटेरियल ख़रीदना। चेंज इन बिजनेस इन्वेंट्रीज, ये टाइप्स हैं इसकी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रेड बैलेंस, इनकी सबकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। ट्रेड बैलेंस क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए कि जी 45 डिग्री जो है ना ये लाइन होती है। उसके बाद एमसीक्यूज़ आपको कोई भी आ सकता है। ये जो फार्मूलाज लिखे हुए हैं इनको नहीं छोड़ना आपने बिल्कुल भी, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक एमसीक्यूज़ ये भी आया हुआ था, कैनन्स मल्टीप्लायर इज इक्वल टू किसके होता है? ये एमसीक्यूज़ का लाया हुआ था, 1/1 माइनस बी के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ आया था ये। अच्छा, अगर कोई फार्मूला स्किप हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि जी उसको करना ही नहीं है। फार्मूलाज और ग्राफ्स आपने लाजमी समझने हैं, ठीक है ना। ग्राफ बनाना तो चलो एक अलग चीज़ है, वो अगर नहीं आ रहा तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं चॉइस के ऊपर। लेकिन अगर वो शॉर्ट आंसर में आ जाता है कि जी यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या है, तो वो आपको आना चाहिए। एक और फार्मूला था, वो शायद एंड पे जाकर आएगा, वो भी कल आया हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपको आना चाहिए। अब इसकी टाइप्स भी होती हैं, ठीक है ना। वो कल शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ था। एक है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, और एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपको याद होनी चाहिए। कल एक क्वेश्चन आया था कि एक लड़की है वो स्कूल जॉब छोड़ती है और अगले महीने के स्टार्ट के ऊपर उसने जॉब स्टार्ट करनी है, तो वो किस किस्म के अनएम्प्लॉयमेंट में है। तो जब आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब जाते हो और उसके दौरान जो टाइम पीरियड होता है ना वो फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जिसमें मिसाल के तौर पर आप इस्लामाबाद के हो या मैं जैसे शहूपुरा का हूँ और मुझे जॉब मिलती है इस्लामाबाद में, तो मैं नहीं जाता ज्वाइन करने के लिए मैं कहता हूँ कि मैंने नहीं जाना है, तो वो एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। ये दो इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चरल और फ्रैक्शनल। बाकी एम्प्लॉयमेंट आप लाजमी याद करके जाइएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। ओके जी, उसके अलावा लेक्चर 34 आ गया है जी, हिस्ट्री ऑफ बिग माइक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक हो गया। कल इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, ये जो आपके पास ये जो बॉक्स सा बना हुआ है ना, इसको मैं कलर कर देता हूँ। उसने ईयर्स दिए हुए थे और वो कह रहा था कि इन्फ्लेशन क्या होगी हमारे पास, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन रेट बताना था, लेकिन उसने परसेंटेज नहीं पूछी हुई थी, उसने इन्फ्लेशन पूछी हुई थी, ठीक है। मेरे ख्याल से कल का पेपर जो है ना वो सारा मैंने आपको, अभी थोड़ा सा रहता है जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और एक इन्फ्लेशन होती है, हाँ ये फिलिप्स कर्व भी आया हुआ था कल, ये भी आपने याद करना है। एक होती है ट्रेडिशनल व्यूज़, कैनन व्यूज़ और कॉस्ट पुश, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद है जी ये टॉपिक है। उसके बाद मनी इल्यूजन है, अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशंस हैं, ये आपको याद। कोई टर्म्स अगर गलत भी प्रोनाउंस हो जाए तो माइंड मत कीजिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, बैंक ऑफ पंजाब नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। फॉरेन एक्सचेंज,
वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज रेट क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाजमी कीजिएगा। हाँ, यहाँ से एमसीक्यूज बने हुए थे। ये जो है ना, बिफोर 1970 पाकिस्तान लिंक्ड इट्स करेंसी रुपी टू द पाउंड, ये एक एमसीक्यूज था। उसके अलावा एक ये भी एमसीक्यूज है, 1971 में पाकिस्तान का जो रुपया है वो लिंक हुआ था यूएस डॉलर के साथ। ठीक हो गया, ये आपको याद होना चाहिए। डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, कल इसमें से दो एमसीक्यूज बने हुए थे। डीवैल्यूएशन वो एमसीक्यूज उसने ये कहा था कि एक गवर्नमेंट है वो अपनी जो है ना करेंसी को खुद करती है, वो डाउन करती है, तो वो रीवैल्यूएशन है, डीवैल्यूएशन है, एप्रिसिएशन है या डेप्रिसिएशन है। जब बात गवर्नमेंट की आ जाती है तो डीवैल्यूएशन होती है, जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी को अप करती है तो वो रीवैल्यूएशन होती है। ठीक है ना, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन आप खुद देख लें, कल ये भी दो एमसीक्यूज आए हुए थे। उसके बाद एक और एमसीक्यूज था, वो मुझे मिल नहीं रहा यहाँ पे। उसमें ये था कि आपके लिए जो है ट्रेड जो है वो कब बेहतर होती है, तो वो भी आपने बताना है कि ट्रेड जो है ना वो कब इम्पोर्टेंट होते है, मतलब कि ज़रूरी है ट्रेड, ज़रूरी कह रहा हूँ, कब आपके लिए बेस्ट होगी ट्रेड। तो एक एमसीक्यूज वो आया था। ओके 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 ओके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। उसके बाद ये ना चीज़ें जो मैंने आपको बताई हुई हैं ये आपने लाजमी करनी है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनता है ये वाला, वो कहता है कि अगर यूके में 10% जो है ना गुड्स इंक्रीज, मतलब 10%, एक मिसाल के तौर पर आप वहाँ से एक टॉफ़ी ले रहे हैं या एक पैकेट ऑफ लेज ले रहे हो, तो वो 10% महंगा हो जाता है, और जापानीज़ करेंसी जो है वो 10% एप्रिसिएट हो जाती है, मतलब ऊपर चली जाती है। तो जापानीज़ में वो रेट बराबर होगा या 10% महंगा होगा? तो नहीं होगा महंगा, क्योंकि उधर 10% महंगी हुई है चीज़ यूके में, तो जापानीज़ की जो करेंसी है वो 10% ऊपर चली गई है। ठीक है ना, तो उनका लेवल वही होगा, जो 10 रुपये का पैकेट मिल रहा था वो 10 का ही मिलेगा। ठीक हो गया, ये एमसीक्यूज था। और उसमें यहाँ पर एक ना जापानीज येन की वैल्यू दी हुई थी, उस तरह करके वो भी आपने फाइंड आउट करने हैं। ये फार्मूलाज देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ना छोड़िएगा। भाई की एडवाइस जो है ना इसको लाजमी करें, समझिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल एंड पोटेंशियल जीडीपी में डिफरेंस आता है, डिफरेंस ना आया तो एमसीक्यूज आ जाएगा, लाजमी आएगा, इंशाल्लाह करके जाइएगा। अच्छा जी, ये फार्मूला मैं ढूंढ ढूंढ कर आपको फार्मूले बता रहा हूँ, जो स्किप हो गए हैं वो छोड़ दी, नहीं छोड़ने हैं, जो मैं लिखा रहा हूँ ये लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, ये जो है ग्रोथ रेट, ये वाला एमसीक्यू टॉपिक जो है ये आपने लाजमी देखना है। ओके, आगे आ जाता है 39, एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। हाँ, ये है वो मैथमेटिकल मॉडल, ये वाला आपने लाजमी करना है, ये आपको आना चाहिए। इसमें आप कैसे फाइंड आउट करते हो, इसमें आप डेरिवेटिव ले लेते हो विद रिस्पेक्ट टू के, डेरिवेटिव जब लोगे तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर निकलेगा। यहाँ पर ये देखें, ये जो है, या यूं कह लें ये वाला, मतलब वो एमसीक्यूज आया हुआ था, फॉर्मूला उसने पूछा हुआ था। ओके, वीकनेस भी आ जाती होती हैं एक्सोजीनियस की, ठीक है ना, ये आप कर लीजिएगा। एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी, और हाँ ये देखें,
ये मैं छोड़ ही गया। एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस में डिफरेंस पूछता है। लेबर कैपिटल लैंड, ये आपको ऑलरेडी पता है, इसको बताना ज़रूरी नहीं है। ओके, ये जो टॉपिक्स है ना, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ इन्फ्लेशन, ग्रोथ अनएम्प्लॉयमेंट, ये लाजमी कीजिएगा। ये छोटे छोटे डेफिनेशन द ग्रोथ ऑफ बीओपीज, बैलेंस शीट के बारे में जो है। उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस क्या होते हैं, ये आपने याद रखना है। फिस्कल पॉलिसी पूछता है, टैक्सेस के बारे में क्वेश्चन आया था, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी आ गया। हाँ, एक और, बजट सरप्लस कब होता है, बजट डेफिसिट कब होता है, और बजट लेवल बैलेंस्ड कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये लाजमी कीजिएगा, ये नीचे लिखे हुए हैं उन्होंने, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इक्विटी, कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जिसमें सेल्स टैक्स आता है, रेग्रेसिव टैक्स आता है, ठीक है, और प्रोपोर्शनल टैक्स आता है, प्रोग्रेसिव टैक्स आता है, ये आपको याद होने चाहिए। लेफर कर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। लेफर कर्व ये है कि अगर आपने आवाम के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, ये एक मैक्सिमम रेंज है, यहाँ पे ये जो पॉइंट मैक्सिमम रेवेन्यू लिखा हुआ है ना, ये एक मैक्सिमम रेंज है, यहाँ तक आप आवाम के ऊपर टैक्स लगा सकते हो, मतलब 50% तक। जब आप 50 से ऊपर जाओगे तो आवाम बाहर निकल आएगी और लड़ना शुरू हो जाएगी, लड़ेगी तो यहाँ पे भी जाके, लेकिन जैसी हमारी आवाम है वो हो सकता है 100% पे भी जाके ना लड़ें। लेकिन ये एक थोड़ा सा सियासी नहीं है आवाम को, आवाम के लिए, कि अब अगर आप ये लेफर कर्व के बारे में वो यही कह रहा है कि जी आप जब 50% इम्पोज कर देते हो ना आप टैक्स आवाम के ऊपर, मसलन अब एक बंदा है कि 50,000 तनख्वाह है, वो लेकर आता है 25,000, वो टैक्स दे देता है, तो 25,000 में वो क्या करेगा, अपने बच्चे कैसे पालेगा, तो फिर वो आवाम बाहर निकलेगी। ये लेफर कर्व था, इसको आप खुद पढ़िएगा, मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसकी, ठीक हो गया। उसके बाद एक टॉपिक था वो M0 करेंसी की वैल्यूज़, जो M0, M1, M2, उसमें से MCQs आया हुआ था, वो आपने लाजमी करनी है, ठीक है। उसके बाद मेरे ख़्याल से जो कॉन्सेप्ट, हाँ ये आ गया, ये आपको पता होना चाहिए कि M0 में कौन कौन सी करेंसी आती है, M1 में कौन कौन सी करेंसी आती है, M2 में कौन कौन सी आती है। कल एक उसने क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि M2 में ऐसी करेंसी बताएं जो M1 में नहीं आती है, तो वो टाइम डिपॉजिट जो है ना वो M1 में नहीं आता था, तो इसलिए ये इसका MCQ था, ठीक हो गया। मेरे ख़्याल से बस इतना ही काफ़ी है, अगर कोई आगे, हाँ, मनी मल्टीप्लायर आपको आना चाहिए, मनी मल्टीप्लायर, यहाँ पर उसका फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है बाकायदा, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, ओके, कहाँ तक है, 43 आ गया। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, आगे आप खुद देख लें, द एलएम कर्व, शिफ्ट द एलएम कर्व, ये शिफ्ट वाले जो है ना ये आपने लाजमी देखने हैं कि जी ये शिफ्ट कैसे होती है, कर्व, कर्व में शिफ्ट कैसे आता है। मेरे ख़्याल से आगे इससे ज़्यादा मुझे नहीं आइडिया हो रहा, एक्सरसाइज आ गई है।
द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द वर्ड ट्रेड। ट्रेड में से कल क्वेश्चन आया हुआ था कि ट्रेड कब सही होती है, कब ख़राब होती है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। बेनिफिट्स भी आ सकते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल मोबिलिटी भी आ सकता है। ऑप्शनल था, ये आगे आ गया जी 45। बस मेरे ख्याल से इतना ही है। उम्मीद है कि आप लोग ये भी तैयार कर लेंगे ना तो आप लोग कामयाब हो जाएंगे। और फार्मूलाज में जाते हुए फिर आपको यही कहूँगा कि फार्मूलाज जो है ना वो आपने लाजमी करने हैं, उनको छोड़ना नहीं है, ग्राफ्स को छोड़ना नहीं है, डिफरेंस को छोड़ना नहीं है, ये याद करके जाइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द ही किसी और वीडियो के साथ। और इंशाल्लाह ये एग्ज़ाम के बाद मैं MTH 401 जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक और सब्जेक्ट कोई अगर आप रिकमेंड करेंगे कि इसके आप लेक्चर्स बनाएं तो वो मैं इंशाल्लाह बनाने शुरू कर दूंगा। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।